हेलो फ्रेंड, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को जेपीएससी और बीपीएससी के मुख्य परीक्षा के लिए एक प्रश्न का उत्तर कराने वाली हूँ और ये प्रश्न है प्राचीन भारत के इतिहास विषय से। कुल अंक 20 अंक का है ये प्रश्न, इसीलिए लॉन्ग जो क्वेश्चन के आंसर जिस तरीके से मैं देती हूँ 40 अंकों वाला, वैसे इसके आंसर नहीं लिखने हैं। लगभग 300 या 350 शब्दों में इसके आंसर लिखने होंगे। प्रश्न क्या है हम लोग वो जाने। प्रश्न है, मौर्यों ने कला और वास्तुकला में उल्लेखनीय योगदान दिया है, कैसे यह स्पष्ट करें। ये आज का प्रश्न है। मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी क्लास को शुरू करने के पहले कि यदि आपने ट्विटर का अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो आप उस अकाउंट को बना लें और बनाने के बाद आप मेरे ट्विटर अकाउंट से जुड़ जाइए। जल्दी हम लोग कैंपेन स्टार्ट करेंगे। हैशटैग भी डिसाइड हो गया है। हैशटैग हम लोगों ने रखा है हैशटैग कंडक्ट जेपीएससी जीएसएससी, ये हैशटैग है और इसी हैशटैग के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और मैं चाहूँगी कि अधिक से अधिक संख्या में अगर स्टूडेंट जुड़ते हैं तो हमारी बात जो है, हमारे प्रश्न जो हैं उसके आंसर मिलेंगे। ये वही प्रश्न है जो आप हमसे पूछते हैं। तो प्रश्न आप पूछते हैं हमसे कि झारखंड में जो नई वैकेंसी अगर आएगी या फिर जो फॉर्म भर लिए गए हैं जेएसएससी के तो उसके एग्ज़ाम कब होंगे या नई वैकेंसी कब आने वाली है। तो प्रश्न इसी से संबंधित है, इसी के आंसर हम लोगों को चाहिए। ना तो यहाँ किसी का विरोध हो रहा है ना तो समर्थन हो रहा है, हम लोग सिर्फ एक प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रश्न भी बहुत ही साधारण है, तो इस प्रश्न का आंसर तो हम लोगों को मिलना चाहिए और तभी मिलेगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोगों का साथ देंगे और अपनी आवाज़ को, अपनी बात को उठाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न का आंसर करना, जो कि प्रश्न है, मौर्यों ने कला और वास्तुकला में उल्लेखनीय योगदान दिया है, कैसे यह स्पष्ट करें। तो मौर्यों ने कला और वास्तुकला में उल्लेखनीय योगदान दिया है और बड़े पैमाने पर पत्थरों के भवन निर्माण की भी शुरुआत की। मेगास्थनीज लिखते हैं कि पाटलिपुत्र में मौर्य जो महल थे, पाटलिपुत्र में जो मौर्यों के जो महल थे वो ईरान की राजधानी के महल की तरह ही शानदार थे। ईरान की राजधानी में जिस तरीके के महल थे उसी तरीके के महल जो थे वो पाटलिपुत्र के मौर्य महल थे और उनके टुकड़ों के साक्ष्य से आधुनिक पटना के कुम्हरार में मिले हैं। इसमें ये जो महल है जिसका चर्चा यहाँ किया जा रहा है मेगास्थनीज के द्वारा, तो उसके टुकड़े के साक्ष्य भी पटना के कुम्हरार से मिले हुए हैं। ये एक 84 स्तंभों वाले हॉल के अस्तित्व का संकेत देते हैं। ये जो अस्तित्व मिले हैं कुम्हरार से तो वो ये संकेत दे रहे हैं कि 84 खंभों वाला, स्तंभों वाला यह महल था। यद्यपि इन अवशेषों में मेगास्थनीज के द्वारा उल्लेखित भव्यता नहीं दिखती है। मेगास्थनीज ने जितनी भव्यता के साथ इस महल के बारे में बताया है, तो जो भी साक्ष्य मिले हैं तो साक्ष्य के आधार पर तो उतनी भव्यता नहीं मिलती है। जो मेगास्थनीज जिस तरीके से बताया है, वे मौर्य कारीगर के द्वारा पत्थरों के खंभों को चमकाने वाले उच्च तकनीक कौशल की पुष्टि अवश्य करते हैं। लेकिन जो खंभे मिले हैं उस खंभे से ये पता चलता है कि मौर्य काल में एक उच्च तकनीक, बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी का कौशल जो था वो डेवलप था, जो खंभे को चमकाने के लिए यूज़ में लाया जाता था, प्रयोग में लाया जाता था। तो यानी कि जो महल मिले हैं तो जो उसके खंभे हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से पॉलिश्ड किए गए हैं। उसमें चमक जो है वो एक अलग तरह के तकनीक का प्रयोग करके उसमें लाया गया है। तो इसके बारे में तो साक्ष्य मिल रहे हैं। जो उत्तरी पॉलिश वाले काली बर्तन NBPW के जैसे ही चमकीले हैं। खाद्यान्नों से पत्थर के विशाल टुकड़ों को परिवहन से लाना और उन्हें मतलब उसको बनाने के बाद उन्हें पॉलिश करना और उनको सुंदर बनाना बहुत ही मुश्किल काम था। तो उतने बड़े बड़े पत्थर को जहाँ पर वो मिलते थे वो पत्थर वहाँ से उनको ले करके आना, फिर उसको पॉलिश करना, उसको खूबसूरत बनाना, ये बहुत ही टफ काम था। यह पूरी कारीगरी की प्रक्रिया एक शानदार इंजीनियरिंग को दर्शाती है। प्रत्येक स्तंभ काले रंग के बलुआ पत्थर से बना हुआ था। किस रंग के बलुआ पत्थर से? तो काले रंग के बलुआ पत्थर से ये स्तंभ जो था वो बना हुआ था। उनके खंभों का शीर्ष पर शेर या बैल की मूर्ति
कला के सुंदर नमूने हैं। ये पॉलिश किए हुए स्तंभ देश भर में लगाए गए। और देखिए मौर्य काल में जो स्तंभ बनाए गए तो वो पूरे देश में लगाए गए। और इसमें जो शीर्ष पर देखिए यहाँ लिखा दिया हुआ है पशु की आकृति बनी हुई है। और इससे यह भी पता चलता है कि इनको चमकाने की कला की तकनीक का ज्ञान इन्हें ढो करके ले जाना पूरे देश में फैला हुआ था। और ये जो तकनीक था पॉलिश करना और बड़े बड़े खंभों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले करके जाना, तो ये किसी एक जगह पर ही ये सीमित नहीं था, ये पूरे भारत, पूरे देश में, पूरे साम्राज्य में ये फैला हुआ था। इससे यह भी पता चलता है कि परिवहन और संचार की व्यवस्था बहुत दूर तक फैल चुकी थी। मौर्य कारीगरों ने बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए चट्टानों को काट करके गुफा की भी शुरुआत की थी। अब जो मौर्य कारीगर थे उन्होंने बौद्ध भिक्षु के रहने के लिए चट्टानों को काट करके गुफा भी बनाना शुरू कर दिया था। सबसे पहला उदाहरण तो गया से 30 किलोमीटर की दूरी पर बराबर की गुफा है। बाद में गुफा वास्तुकला का यह रूप पश्चिम और दक्षिण भारत में भी फैला था। तो जो मौर्य कला के काल के जो ये जो कारीगर थे, अब वो गुफा को काट करके आवास भी बनाते थे बौद्ध भिक्षुकों को रहने के लिए। और ये सब इसका उदाहरण गया के 30 किलोमीटर की दूरी पर बराबर की गुफा में पाया गया है। और भी अन्य उदाहरण भी मिले हैं, जैसे पश्चिम और दक्षिण भारत में भी इसके उदाहरण और संकेत मिले हैं। ईसा पूर्व 300 के आसपास उत्तरकाले पॉलिश देखिए फिर से मैं पढ़ दूँ। ईसा पूर्व 300 के आसपास उत्तरकाले पॉलिश वाले मृद भांड या बर्तन, जिसको NBPW शॉर्ट में कहते हैं, काल के मध्य गंगा का मैदान मिट्टी की मूर्ति बनाने वाली कला का केंद्र बन गया था। तो मध्य गंगा का जो मैदान था वो जगह जो था वो मिट्टी की मूर्ति बनाने की कला का केंद्र एक बन गया था मौर्य काल में। मौर्य काल में मिट्टी की मूर्ति बड़े पैमाने पर तैयार की जाती थी। ये सामान्यतः जानवरों और महिलाओं के प्रतीक थे। महिलाओं में देवियों और जानवरों में हाथी की मूर्तियाँ हुआ करती थी। इन मूर्तियों को हाथ से तैयार किया गया है। सांचे से मूर्ति का बनाया जाना बाद में शुरू हुआ। पहले जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी वो हाथ से, शुरुआती दौर में हाथ से बनाई जाने लगी, लेकिन आगे चल कर के अब सांचों का भी प्रयोग किया जाने लगा मूर्ति कला में। फिर दीदारगंज में जो पटना में दीदारगंज है, वहाँ पर पाई गई सुंदर स्त्री के रूप में यक्षिनी की पाषाण प्रतिमा को पॉलिश किया जाना से जाना जाता है। तो ये शॉर्ट आंसर लिखने थे मौर्य काल के कला के बारे में, तो इसका आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी कला से ही संबंधित है। क्या है? तो मौर्य कला अपने आप में अनोखी होने के साथ साथ विदेशी कलाओं से प्रभावित थी, कैसे ये स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर देखिए कैसे मैंने लिखा है। ईसा पूर्व, ये भी मुझे लगता है कि 20 ही अंक के हैं, शॉर्ट ही आंसर इसका भी देना है। हाँ 20 ही अंक के हैं इसके भी, इसलिए मैं आज 2 प्रश्न का उत्तर कराऊंगी आपको। मौर्यकालीन कला अपने आप में अनोखी होने के साथ साथ विदेशी कला से प्रभावित थी, कैसे इसको स्पष्ट करना है। तो ईसा पूर्व 3री शताब्दी तक भारत के बहुत बड़े हिस्से पर प्रभुत्व जमाने वाले मौर्य साम्राज्य ने सर्वप्रथम भारत में बौद्ध और जैन धर्म की श्रमण परंपरा को संरक्षण दिया। इस समय धार्मिक पद्धति के नवीन आयामों के समावेश होने और पूजा के अनेक रूप विद्यमान होने से तात्कालीन विशिष्ट मौर्य कला एवं स्थापत्य कला का विकास हुआ था। मौर्य काल में अशोक के द्वारा विशाल एकाश्म स्तंभों का निर्माण करवाया गया। अशोक ने एकाश्म स्तंभों का निर्माण कराया, कुछ इस तरीके से था। एकाश्म स्तंभ, एक ही पत्थर से बना हुआ था ये स्तंभ। इन स्तंभों पर उत्कीर्ण अभिलेखों तथा स्तंभों की चोटी पर सांड, शेर, हाथी जैसी उकेरी गई आकृतियों से उत्कीर्णित करता कलाकार के कौशल का स्पष्ट पता चलता है। तो ये जो शीर्ष है, देखिए यहाँ शीर्ष पर पशुओं की आकृति लगाई जाती थी।
जिसमें सांड की आकृति, शेर की आकृति उकेरी जाती थी। और बिहार में लौरिया नंदनगढ़ एवं रामपुरवा तथा उत्तर प्रदेश का सारनाथ का जो स्तंभ है, इसके प्रमुख उदाहरण है इस तरीके के स्तंभ के। मौर्य काल में पहली बार खड़ी मुद्रा में विशाल यक्ष यक्षिणी की मूर्ति बनाई गई थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि विशाल यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति बनाई गई थी। दीदारगंज पटना में बनी यक्षिणी की प्रतिमा मानव रूपाकृति की चित्र में निपुणता और संवेदनशीलता के कारण विशेष उल्लेखनीय है। इस प्रतिमा की सतह चिकनी है। मूर्तियों का भी निर्माण किया जा रहा था। मौर्यकालीन शैलकृत प्रतिमाओं का भी विशिष्ट महत्व है। ओडिशा में धौली स्थल पर चट्टान को काट करके बनाए गए विशाल हाथी की आकृति की मूर्ति कला रेखांकन सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो मौर्य काल का जो शैलकृत प्रतिमा है उसका भी बहुत ही ज़्यादा महत्व है। उड़ीसा में एक धौली नामक स्थान है, वहाँ पर हाथी की आकृति बनाई गई है एक चट्टान को काट करके, और ये मूर्ति कला का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। इस समय में बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण भगवान बुद्ध की स्मृति चिन्हों पर स्तूप के निर्माण करवाए गए। तो बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा विकास हुआ था अशोक के शासनकाल में। तो बुद्ध की स्मृति में बहुत सारे स्तूपों का भी निर्माण कराया गया इस काल में। उदाहरण स्वरूप सांची का महान स्तूप अशोक के शासनकाल में ईंटों से बनाया गया और बाद में इसे पत्थर से ढक दिया गया। पहले तो ईंट से ही बनाया गया था अशोक के शासनकाल में, बाद में इसको पत्थर से ढका गया था। मौर्यों के द्वारा बौद्ध और जैन संक्रमण परंपरा को आश्रय देने के कारण इस समय विहारों का भी निर्माण हुआ था। बौद्ध विहार का भी निर्माण हुआ था और जैनों के लिए भी विहार का निर्माण किया गया था, जो शैलकृत वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। बिहार में जारबार की पहाड़ियों में लोम्स ऋषि शैलकृत गुफा जैसे उदाहरण पूर्ववर्ती काल में नहीं देखा जा सकता है। चूँकि मौर्य राजवंश के प्रथम 3 शासकों चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक के समय में ईरान के एकेमेनियन और ग्रीक के मकदूनियाई शासकों से मित्रतापूर्ण संबंध थे, जो विदेशियों के साथ भी मित्रतापूर्ण संबंध थे। अतः इन क्षेत्रों की कलाओं का प्रभाव भी मौर्य काल के कला पर दिखाई देता है। विदेशों के साथ संपर्क होने के से क्या हुआ कि यहाँ का जो कला था, ये भारत का मौर्य कला, तो इस पे उनका प्रभाव देखा गया है। अब कौन कौन से प्रभाव दिखते हैं, जैसे कि स्तंभों पर राज्याधीशों एवं घोषणाओं को उत्कीर्ण करना। तो शासकों को अगर कुछ मैसेज पहुंचाना होता था अपने प्रजा के पास, तो वो क्या करते थे, स्तंभों पर या शिलालेखों पर उसको उत्कीर्ण करते थे। तो यह पश्चिमी एकमेनियन साम्राज्य में प्रचलित था। पॉलिशदार सतह और शीर्ष पर जानवरों के उत्कीर्ण करने की परंपरा एकमेनियन ईरानियों स्तंभ से प्रभावित थी। अशोक के द्वारा उत्तर पश्चिम भारत में उपयोग की गई खरोष्टी लिपि भी ईरानी थी। अशोक जो उत्तर पश्चिम में जो उनके स्तंभ लेख मिले हैं, जिस पर उन्होंने बहुत सारे जिस लिपि का उन्होंने प्रयोग किया है अपनी घोषणाओं को करने में, तो वो लिपि है खरोष्टी लिपि। तो ये जो खरोष्टी लिपि है वो ईरानी लिपि थी, तो उसका भी प्रयोग किया गया है। तो विदेश का प्रभाव देखने मिल रहा है यहाँ की कला पर। दीदारगंज की यक्षिणी की मूर्ति की सतह चिकनी है। इतिहासकारों का मानना है कि यह विशेषता ग्रीक बैक्टीरियाई मूर्ति कला से प्रभावित है। तो जो पॉलिश्ड जो किए जा रहे थे मूर्तियों पर, तो ये पॉलिश करने की जो परंपरा थी, तो इतिहासकार इसको मानते हैं कि ये ग्रीक बैक्टीरियाई मूर्ति कला से यह प्रभावित थे। मौर्य काल में यक्ष यक्षिणी की खड़ी विशाल मूर्ति निर्माण की परंपरा भी ग्रीक बैक्टीरियाई परंपरा से प्रभावित है। भारत में इससे पहले इस प्रकार की मूर्ति के निर्माण को नहीं देखा जा सकता है, जबकि यह ग्रीक में पहले भी प्रचलित थी। तो मौर्य काल में जो यक्ष और यक्षिणी की विशाल मूर्ति बना, तो इसकी जो परंपरा थी वो ग्रीक बैक्टीरियाई परंपरा से प्रभावित थी, क्योंकि
इसके पहले के इतिहास में भारत के इस तरीके की मूर्तियाँ जो थी वो नहीं बनाई गई थी, और ग्रीक बैक्टीरियाई परंपराओं में इस तरीके की मूर्तियाँ बनाई जा रही थी। तो इससे ये पता चलता है कि वहाँ से लिया गया है इस कला को। निष्कर्ष हम लोग लिख के जानेंगे। इस प्रकार मौर्य काल में कई कलाओं ने भारत में पहली बार जन्म लिया और परवर्ती काल की कलाओं के लिए रास्ता प्रदान किया, जबकि इस काल में कुछ कलाओं पर विदेशी प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। यदि आप मेरे ट्विटर अकाउंट से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी। आप मेरे पब्लिक चैट वाले ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक मैं दे दूँगी। आप मेरे कोर्स भी ले सकते हैं, मैं उसका भी ग्रुप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी। और आप मेरे जो PDF के फॉर्म में मैं नोट्स देती हूँ, जैसे मुख्य परीक्षा के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी, तो उसके भी लिए भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिंक दे दूँगी, तो आप वहीं से विशेष जानकारी लेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।